नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। और आज की ये जो वीडियो होने वाली है वो है एम.एच. अब्राम्स अ ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स की जो किताब आती है ना, हम लोग उस पे ही वीडियो बना रहे हैं। अब वीडियो किस तरह से बना रहे हैं वो थोड़ा सा सुन लीजिए, क्योंकि जो बच्चे अभी न्यू आए हैं ना इस चैनल पे उनको आइडिया नहीं होगा। बेसिकली मैं यहाँ पे एम.एच. अब्राम्स की जो बुक है उसमें लेटर ए टू लेटर जी तक सारे टर्म्स दिए हुए रहते हैं। ठीक है, तो लाइक लेटर ए से बहुत सारे टर्म्स बन गए, बी से बहुत सारे टर्म्स बन गए, तो बहुत सारे बच्चों को ना पढ़ने में दिक्कत आती है। लाइक एम.एच. अब्राम्स की जो बुक है वो बहुत अच्छी बुक है, एंड बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेसर उनको प्रिस्क्राइब करते हैं अपने स्टूडेंट्स को। आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा, कोई भी टॉपर का इंटरव्यू तो वो बोलेगा एम.एच. अब्राम्स की बुक मैंने पढ़ी थी। कोई भी किसी ने भी जेआरएफ क्लियर करा होगा, वो बोलेगा कि मैंने एमएच अब्राहम्स को नहीं छोड़ा, मैंने उसको पूरा अच्छे से पढ़ डाला, मैंने 2 3 4 बार करके उसको पढ़ा था। तो बच्चा ये सुनो, एमएच अब्राहम्स को पढ़ना बहुत ही टफ है, पर उतना भी नहीं है जितना आप सोच रहे हो। कैसे? पहला, एमएच अब्राहम्स की जो बुक है वो काफी अच्छी है, पतली सी बुक है, ज्यादा मोटी नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है ना, उसका जो वर्ड्स है वो बहुत ज्यादा, मतलब कि कुछ किसी को समझ में नहीं आता और थोड़ा हार्ड लगता है पढ़ने में। ठीक है, तो मैंने ये सोचा है कि मैं उसको खुद से पढ़ के एंड एमसीक्यूज बना के आपके सामने रखूंगी, ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी होगी वो चीज को, एंड आप लोग को रिवीजन के लिए भी बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लेटर वाइज सारे टर्म्स को मैं कवर करा रही हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आप लोग मेरी प्लेलिस्ट पे जाके देख लेना। मैंने लेटर ए से शुरुआत की है एंड लेटर जी तक जाऊंगी। अगर आप लोग को ये वीडियो और इसी तरह आप लोग चाहते हो कि मैं इसको कंटिन्यू करूँ, तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि आपका एक कमेंट, एक सब्सक्राइब ना मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करता है। इट्स लाइक अ पिल फॉर मी। एंड चलिए बिना किसी डिले के फिर स्टार्ट करते हैं। बहुत ज्यादा बड़ा इंट्रोडक्शन हो गया, लाइक मैंने 2 मिनट खा लिया आप लोगों के। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, what is the primary subject matter of an elegy according to Greek and Roman literature? Options are celebration of love, ये तो नहीं होगा, lamentation over change and loss, exploration of nature's beauty, portrayal of heroic deeds, no, ये lamentation over change and loss, this one is correct. ठीक है, so मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि एलिजी क्या होती है। देखो बच्चा, एलिजी एक तरह की पोयम है। ठीक, हम लोग एलिजी में अपने दुख, अपने ग्रीफ, अपनी सैडनेस को बताते हैं, उसको जाहिर करते हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ। अगर आप लोगों ने ओ कैप्टन माई कैप्टन पढ़ी होगी वॉल्ट विटमैन की, तो उसमें आप लोग देखोगे कि जो वो पोएट है वो बहुत ही ज्यादा दुखी है अब्राहम लिंकन की डेथ के ऊपर। ठीक है, तो इसीलिए उसने ये पोयम लिखी है, ओ कैप्टन माई कैप्टन, और इसको हम लोग एक एलेजी कह सकते हैं। इन शॉर्ट, अगर कोई आपका जो बहुत ही ज्यादा चाहने वाला है, या आपका कोई दोस्त या कोई ऐसा आपके जो दिल के करीब है, उसकी अगर डेथ हो जाती है, तो उस पर अगर आप कोई पोयम लिखते हो तो उसको बोलते हैं एलेजी। ठीक है, टू शो योर ग्रीफ एंड सैडनेस। ठीक है, स्पेशली फॉर समबडी हु हैज डाइड। तो इस तरह की जो एलिजीज है ना, बहुत सारे पोएट ने लिखी है, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम परस्पेक्टिव से। आप लोगों का कंसेप्ट आई थिंक क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं हुआ है तो दोबारा से एक बार और इसको सुन लो, आपका कंसेप्ट वो क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which poet elegies are primarily love poems but also emphasize mutuality and loss? John Donne. ठीक है, what distinguishes a dirge from an elegy? Dirges are shorter, less formal and often sung. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। Which term is now mainly used as an equivalent for dirge? So the correct option is threnody. What is a characteristic feature of an pastoral elegy? Representation of the mourner and subject as shepherd. अब सुनो पेस्टोरल एलिजी क्या होती है। बेसिकली पेस्टोरल एलिजीज वो होती है जिसमें हमें, जिस पोएम में हमें मीन्स की देहाती सीन मिलेगा देखने को, जो उसकी सेटिंग होगी वो काफी ज्यादा रूरल एरिया में होगी। ठीक है, और उसमें एक शेफर्ड होगा, वो लैमेंट कर रहा होगा। ठीक है, तो पेस्टोरल एलिजी की सबसे बड़ा पॉइंट ये हो गया कि उसमें आप लोगों को ना रूरल सेटिंग मिलेगी, जैसे मैंने यहाँ इस पिक्चर में लगा रखा है। ठीक है, सॉरी सॉरी। हु क्रिटिसाइज मिल्टन्स लिसिडस for its inherent improbability due to its pastoralism and mythology? Samuel Johnson. This question is very very important. उम्मीद है आप लोग सब कॉपी एंड पेन लेके बैठे होंगे एंड नोट डाउन कर रहे होंगे। यहाँ पे आई छुट गया, आई एम सो सॉरी। In what context was there a strong revival of the elegy, particularly in America in the late 20th century, to mourn the impacts of AIDS? Which scholar focuses on the genre of the English elegy from Spenser to Yeats? Peter Sachs. What concept comes from German Influung
and involves feeling like you are a part of what you are observing. I'm sorry अगर इसकी ना प्रोनाउंसिएशन अगर गलत हो गई होगी तो माफ करना, ठीक है? इसका जो आंसर होगा वो होगा एम्पैथी. नेक्स्ट, which term which term describes passages in literature that makes you feel like you are physically experience what's described? Empathy. अब हम लोग so guys चलिए empathy and sympathy को समझते हैं. The ability to imagine how another person is feeling and so understand his or her mood. ठीक है. एम्पैथी देखो सिंपल टर्म्स में अगर मैं आप लोगों को कोई एग्जांपल देके समझाऊं, मान लो अगर तुम्हारा कोई दोस्त साइकिल चलाते चलाते गिर गया, ठीक है, गिर गया, उसके घुटने छिल गए, वो रो रहा है, एंड तुम भी कभी वैसे गिरे थे, तो तुम उस दर्द को तुम अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है. उसको रोना देख के तुम्हारी भी आंखों में आंसू आ गए, ठीक है. दैट इज कॉल्ड एम्पैथी. एंड सिंपैथी यानी कि सिंपल दुख. अगर कोई मूवी चल रही है, ठीक है, उसमें जो है वो हीरोइन है वो मर गई, तो तुम्हें दुख लगेगा, राइट, कि मर गई बेचारी, लाइक ओहो बुरा हुआ, है ना. तो तुम उस तरह से इमेजिन इस पे नहीं कर रहे हो, लेकिन इस पे तुम खुद को रख के इमेजिन कर पा रहे हो, ठीक है. तो ये जो डिफरेंस हो गया, ये हो गया सिंपैथी एंड एम्पैथी का डिफरेंस. उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट देखते हैं. इन रॉबर्ट बर्न्स पोएम टू अ माउस, व्हाट इमोशन डज ही अंडरस्टैंड एंड शेयर विद द माउस? फियर. ओके. In Shakespeare's King Lear, which character are meant to make the audience feel for them? कॉर्डेलिया एंड किंग लियर. आई थिंक आप लोगों ने किंग लियर की स्टोरी पढ़ी होगी. उसमें उसकी 3 बेटियां रहती है, 2 बहुत बदमाश रहती है और जो छोटी वाली होती है वो बहुत अच्छी होती है. किंग लियर इनकी जो 2 बेटियां होती है उनके बहकावे में आके सारी प्रॉपर्टी उनको दे देते हैं, एंड जो तीसरी वाली रहती है उनको उसको कुछ नहीं मिलता. बाद में वही तीसरी वाली बेटी इनकी मदद करती है और इनका ख्याल रखती है, लेकिन एट द एंड ये मर जाती है, ठीक है. तो जब ये मरती है और लास्ट में किंग लियर की भी आई थिंक मौत हो जाती है शायद, तो ये दोनों जो मर जाते हैं या इनके साथ जो भी बुरा होता है, ये देख के ऑडियंस में जो फीलिंग आती है, ठीक है, वो किस तरह की फीलिंग आती है. हमें दुख होता है कि कॉर्डेलिया का तो कोई दोष नहीं था लेकिन वो मर गई, ठीक है. एंड किंग लियर किंग लियर का भी कोई दोष नहीं था, लेकिन वो बस सिंपल बहकावे में आ गए थे. बट उनको क्या था, उनमें ये डिफॉल्ट था कि उनको अपनी तारीफें सुनना बहुत पसंद था. बट उनकी जो दोनों बेटियां थी, जो बहुत चालाक थी, जो बहुत बदमाश थी, उनको पता था कि उनके पापा जी को बहुत मजा आता है अपनी तारीफें सुनने में, इसलिए उन्होंने अपने पापा जी को बहका दिया, ठीक है. अब किंग लियर ठहरे बेवकूफ इंसान कह सकते हैं, ठीक है. अब उनको घर से निकाल दिया है, सॉरी उनको उनके पैलेस से निकाल दिया, उनके साथ बहुत बुरा हो रहा है, तो उनका जो बुरा हो रहा है उसको देख के हमें भी बुरा फील हो रहा है, लाइक, ठीक है. तो यही जो फील हुआ है ऑडियंस में, इसको बोलते हैं पिटी, यानी कि दुख, ठीक है. ऑडियंस यहाँ पे पिटी फील कर रही है, सिंपैथी फील कर रही है, किसके लिए? कॉर्डेलिया के लिए भी एंड किंग लियर के लिए भी. What did Bertolt Brecht want to do with with his alienation effect in his plays? Keep the audience away from the play emotionally. What was the central belief of the Enlightenment? Confidence in human reason. अब इनलाइटमेंट क्या होता है, ठीक है. देखो, इनलाइटमेंट एक एज थी जो कि यूरोप में आई थी 1685 से लेके 1850 तक में. उस टाइम पे क्या चल रहा था ना, लोगों का गॉड पर से विश्वास जो है उठने लगा था. अब वो लोग फेथ पे क्वेश्चन करने लगे थे. फेथ एंड वो लोग ना जल्दी से बिलीव नहीं कर पा रहे थे किसी चीज के ऊपर, क्योंकि वो लोग के साथ बहुत बुरा हो चुका था, ठीक है. अब वो लोग क्वेश्चन कर रहे थे क्योंकि वो जो पीरियड था उसमें जो था साइंस का डेवलपमेंट हो रहा था, ठीक है. उस टाइम पे साइंस का डेवलपमेंट हो रहा था, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही थी, ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही थी, साइंस का डेवलपमेंट हो रहा था, एंड लोग जो थे वो झट से किसी बात पे बिलीव नहीं कर पा रहे थे. लाइक यहाँ पे अगर सन है, तो मैं अगर बोलूंगी सन ईस्ट से उगता है एंड वेस्ट में डूबता है, तो पहले के लोग थे झट से मान लेते थे कि अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो. लेकिन यहाँ पे जब इस एज में लोगों ने रीजन करना स्टार्ट कर दिया कि सन ईस्ट से ही क्यों उगता है, वेस्ट से क्यों नहीं उगता, ठीक है, अर्थ गोल ही क्यों है, ठीक है. समझ में आ रही है बात? इस टाइम पे लोगों ने रीजन करना शुरू कर दिया, इसीलिए हम लोग इस एज को एज ऑफ एनलाइटमेंट बोलते हैं. इसका जो टाइम पीरियड रहा था वो 1685 टू 1815 रहा था, ठीक है. चलो नेक्स्ट देखते हैं. उम्मीद है आप लोग को ये वाली चीज जो है वो समझ में आ गई होगी, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना. विच इंटेलेक्चुअल मूवमेंट रीच इट्स पीक इन द 18th सेंचुरी इन वेस्टर्न यूरोप? इनलाइटमेंट, ठीक है, अभी अभी बताया है. Who is considered as one of the early proponents of enlightenment thinking in England? फ्रांसिस बेकन. फ्रांसिस बेकन को ना हम लोग फादर ऑफ इंग्लिश एसेज भी बोलते हैं, एंड फादर ऑफ एसेज हम लोग बोलते हैं मोन्टैग को, ठीक है. फादर ऑफ इंग्लिश एसेज.
ठीक है, हम लोग फ्रांसिस बेकन को फादर ऑफ इंग्लिश एसेज बोलते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत सारे एसेज लिखे हैं, एंड जो एसेज लिखे वो काफी ज्यादा हमारी रियल लाइफ से इंस्पायर होकर लिखे हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने उनकी एसेज नहीं पढ़े तो एक बार जाके पढ़ना, लाइक ऑफ स्टडीज, ऑफ रिवेंज, ये सब जो इनके एसेज है ये बहुत ही ज्यादा शानदार है, और हर लिटरेचर स्टूडेंट्स को इनके एसेज जरूर पढ़ने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। Which French philosopher and writer is associated with the Enlightenment and the Encyclopedia? Voltaire. According to Immanuel Kant, what is the liberation of mankind from his self-caused state of minority? Enlightenment. ठीक है. What are the essential criteria to be considered as an epic? Long verse narrative, serious subject, formal and elevated style centered on a heroic quasi-divine figure. अब देखो गाइज, एपिक पोएम क्या होती है? एपिक पोएम एक एपिक होती है, उसमें लेंदी नरेटिव पोएम हम लोग को देखने को मिलेगी। ठीक है, इसमें आप लोग को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डीड्स देखने को मिलेगा, कैरेक्टर्स देखने को मिलेगा, गॉड्स एंड अदर सुपर ह्यूमन फोर्सेस आप लोग को मिलेगा देखने के लिए। शेप टू मोरल यूनिवर्स फॉर देयर डिसेंडेंट। एपिक्स आर ऑफन book length and written in words. They typically include superhuman deeds, fabulous adventures, highly stylized language, a blending of lyrical dramatic tradition, divine intervention, vast setting, formal speech. इन शॉर्ट मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखो, एपिक पोएम एक बहुत ही लॉन्ग नैरेटिव पोएम होती है जिसमें कि हीरोइक डीड्स के बारे में बात की जाती है। उसमें आप लोग को कुछ सुपर ह्यूमन फोर्सेस भी देखने को मिलेंगे, लाइक ड्रैगन आ गया, या फिर कोई इविल फोर्स है, या फिर सुपर नेचुरल फोर्स लाइक गॉड है। ठीक है, तो ये सब चीज आपको एक एपिक पोएम में देखने को मिलेगी। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग एपिक पोएम इन इंग्लिश लिटरेचर? सो ब्यूवुल्फ इज द आंसर। इस पे बहुत बार नेट ने क्वेश्चन पूछा है, सीवीटी पीजी में भी बहुत बार इसका क्वेश्चन आया है, एंड टीजीटी पीजीटी में तो आता रहता है। ठीक है, तो ये जो है ये आप लोग नोट कर लेना कि ब्यूवुल्फ जो है वो ओल्डेस्ट सर्वाइविंग एपिक पोएम है इंग्लिश लिटरेचर में। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। What term did Bertolt Brecht apply to his plays in 1920s? Epic theater. ठीक है, अब देखो एपिक थिएटर क्या होता है। एपिक थिएटर एक थिएट्रिकल मूवमेंट था जो कि 20th सेंचुरी में आया था। ठीक है, from the theories and practice of a number of theatre practitioners who responded to the political climate of the time through the creation of new political dramas. इसमें जो भी ड्रामेटिस्ट थे वो पॉलिटिकल ड्रामा क्रिएट कर रहे थे और लोगों को दिखा रहे थे। ठीक है, लोगों तक पहुंचा रहे थे एपिक थिएटर में। क्योंकि 20th सेंचुरी तो आप लोग तो जानते ही होंगे, लाइक वॉर हो रहा था उस टाइम पे, वर्ल्ड वॉर 1 2 इस तरह का आ गया था, तो बहुत ही ज्यादा खराब माहौल हो गया था पूरे वर्ल्ड का, जिससे कि लोग बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गए थे एंड बहुत ज्यादा डरे हुए रहते थे। एंड उन लोगों को पॉलिटिक्स के बारे में राइटर्स और प्ले राइट्स ने सोचा उनको रूबरू कराने का। ठीक है, इसीलिए एपिक थिएटर का जो चीज है वो आया यहाँ पे, एंड इसमें पॉलिटिकल ड्रामास को दिखाया गया एंड लोगों को अवगत कराया गया उस चीज के लिए। ठीक है, अब आप लोग को आई थिंक समझ में आ गया होगा कि एपिक थिएटर क्या होता है। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच। यहाँ पे जो है वो मेरी वीडियो खत्म होती है। मैं लेटर ई का पार्ट 2 भी लाऊंगी क्योंकि इसमें हमने कम क्वेश्चंस कवर किए हैं एंड अभी और भी बाकी है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं यहाँ पे अभी ई का पार्ट 2 लाऊंगी, फिर एफ जी एच आई जे ऐसे करके आते जाएगा लेटर जी तक। ओके, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दो। वेट किसका कर रहे हो यार, प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दो। एंड हाँ, लाइक कर दो, शेयर कर दो, उन दोस्तों तक पहुंचाओ जिनको नेट की तैयारी करनी है, सीवीटी पीजी देना है, जेएनयू को क्रैक करना है, लाइक। ठीक है, तो थैंक यू सो 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 मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। एंड अगेन सब्सक्राइब कर दो ना यार प्लीज। चलो ठीक है, बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नेट एग्जाम्स।